प्रोफेसर संतोष, मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं, इसके बहुत से रिपरकशंस हैं, इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट्स हैं, इसके विदेश नीति का फॉलोआउट है, लेकिन एक इसका बड़ा फॉलोआउट इकोनॉमी पे भी, और सबसे बड़ा इकोनॉमी पे है। अब ट्रम्प जी, मतलब जिसको कहते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के जो हमारे एप्पल के वो हैं टिम साहब, उनको कह रहे हैं कि नहीं, खबरदार अगर वहां गए। वो कुछ धमकाने की बात कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं अगर गए तो वो आगे का उनको पनिशमेंट भी बता रहे हैं कि मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, इतना वो कर दूंगा, इतना अनवाइबल बता दूंगा। जो लार्जर क्वेश्चन प्रोफेसर साहब है वो ये है कि जब एक सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जो प्रेसिडेंट, अगर भारत से ये कहता है कि यहां से मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको बंद करो और इसको ले चलो अमेरिका, एफडीआई का हाल आप देखिए लिए हैं, तो वो जो छोटे जो व्यवसायी हैं जो भारत में आके कुछ अपना लगाना चाहते हैं फैक्ट्री या कुछ, यहाँ उनको लगता है कि यहाँ लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ पे जिस भी कारण से, उनके लिए ये एक तरह से ये डायरेक्टिव कह लीजिए, या उनकी हिम्मत कैसे होगी भारत में आके व्यापार करने की, जब देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि अगर खबरदार अगर वहां से कुछ मैन्युफैक्चर करके अमेरिका लाए तो। मैं पहला आपसे एक छोटा ये कि जो ओवरऑल ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये इकोनॉमिकली हो सकता है ये अमेरिका के लिए बहुत प्रूडेंट हो, लेकिन लार्जर उसमें इज इट अ प्रूडेंट स्टेप, नंबर वन? एंड कहीं ना कहीं डोंट यू फील कि ये कुछ उनका जैसे व्यक्तिगत उन्होंने खुंदक ले रखी है मोदी जी से, उस तरह से भारत को ट्रीट कर रहे हैं? प्रोफेसर संतोष जी, धन्यवाद आपके, हमारे सारे साथियों को नमस्कार, और आपके श्रोताओं को भी। देखिए, निजी खुंदक है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, माफ करिएगा, मैं आपसे असहमति जता रहा हूँ शुरू में ही। मोटी बात यह है कि वो साफ ये कह रहे हैं टिम कुक को, आप किसी भी देश में नहीं उत्पादित कर सकते, किसी भी। वो तो इस समय भारत में टिम कुक एक्सपैंड कर रहा है, तो इस वजह से भारत पे ज्यादा उंगली उठ रही है। वो कह रहे हैं कि तुम कहीं से भी लेकर के आओगे तो 25% तुम्हें टैरिफ देना पड़ेगा। तो ये हमारे संग कोई खास खुंदक हो, वो ऐसा नहीं है। बाकी आपकी बातें सही हैं कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री गए वहां, बिन बुलाए गए, बहुत कोशिश थी जाने की, किसी तरीके से न्योता मिल जाए, इत्यादि इत्यादि, वो सब बातें हम सबको मालूम है। और आपका पहला सवाल जो प्रूडेंट है कि नहीं है भारत के लिए या अमेरिका के लिए, देखिए कोई सवाल ही नहीं है कि ये प्रूडेंट हो सकता है। इसी वजह से तो टिम कुक कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, कर लो जो करना है। अर्थात उसको मालूम है कि उसकी कंपनी की बाट लग जाएगी अगर वो वहां चला जाएगा और वहां उत्पादित करेगा, क्योंकि वहां की कॉस्ट स्ट्रक्चर कहीं ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी सालों सालों लग जाएंगे सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करने के लिए अमेरिका में। तो प्रूडेंट तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई अर्थशास्त्री श्रीमान महामहिम प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों से कतई सहमत नहीं है। उनकी बातों से केवल मूर्खता झलकती है और कुछ नहीं झलकता, और वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में जुटे हुए हैं। वहां पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन रेट की वजह से लोगों का कंजम्पशन घटना शुरू हो गया है, और जो वैसे ही वेज रेट्स स्टैग्नेंट थी, रोजगार वैसे भी नहीं बढ़ रहा था कोई खास। तो स्थिति ये है कि वहां की अर्थव्यवस्था और अस्त व्यस्त होने वाली है, और आगे चल के एक साल में जब इलेक्शन होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 1/3, तो रिपब्लिकन पार्टी बुरी तरीके से पिटने वाली है, ये साफ जाहिर हो गया। तो प्रूडेंट तो नहीं ही है। तो ऐसी स्थिति में आप, आखिरी सवाल और आखिरी पॉइंट मैं आपको ये बस कहना चाहूंगा कि टिम कुक करेंगे क्या। टिम कुक मेरी समझ में करेंगे ये कि जो उन्होंने निर्णय 6-8 महीने संभवतः साल भर पहले लिया था कि वो यहाँ पर निवेश करेंगे और एक्सपैंड करेंगे,
अगर अमेरिका नहीं अगर अमेरिका 25% टैरिफ पे नहीं खरीदना चाहता या खरीदेगा तो मतलब ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो उनके फोन उतने नहीं बिकेंगे, तो टिम कुक कम प्रोड्यूस करेंगे और देशों में चला जाएगा वही माल। अरे कई मतलब ये कोई जिंदगी भर के लिए तो आए नहीं है ट्रम्प साहब, 3.25 साल बचे हैं, चले जाएंगे। टिम कुक की कंपनी तो अभी दशकों चलने वाली है, तो उसकी सेहत पे ढेला असर नहीं पड़ने वाला और वो उनकी बात नहीं मानेगा। बड़ी सीधी सी बात है, वो बहुत कुछ करेगा तो अपना दाम थोड़ा सा गिरा देगा, दाम थोड़ा सा अमेरिका के मार्केट में गिरा सकता है, और इसका असर ये हो सकता है कि दुनिया भर में भी दाम एप्पल के प्रोडक्ट्स का या फोन का गिरे। मगर ये बहुत दूर की कहानी हम चले जा रहे हैं। तो ये है मोटी बात जी। प्रोफेसर संतोष, मैं एक चीज जरा आपसे समझ लूं, क्योंकि लार्जर क्वेश्चन कुछ है। देखिए, हम सब लोग तो कोई स्पेशलिस्ट है नहीं, हम लोग कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ना कोई डिफेंस एक्सपर्ट है, ना कोई। मैं मोटे तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, जैसे ब्रिक्स बना, तो जब ब्रिक्स बना इनिशियली भाई 10 देश आ गए, उनकी टोटल 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, करीब करीब 38% का वर्ल्ड जीडीपी वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं ट्रम्प को, अमेरिका को बहुत दिक्कत है। मैंने नाटो का मैं देख रहा था, नाटो करीब एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न वो भी करीब 38% जीडीपी उनका टोटल है जीडीपी, लेकिन पॉपुलेशन उनकी 14% को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह कि आर्थिक रूप से ये नाटो और ब्रिक्स बराबर है, लेकिन पॉपुलेशन की एक बड़ी स्ट्रेंथ ब्रिक्स के पास। अब उसको स्ट्रेंथ मानिए, लायबिलिटी मानिए, कुछ मानिए, लेकिन वो मार्केट भी है। मैं इस ब्रिक्स और इस प्रश्न को इसलिए लाया हूं कि जरा इसको आप समझा दीजिए हमें कि बहुत से लोगों का मानना यह है कि अमेरिका की आंखों की किरकिरी ब्रिक्स है, और उसको सबसे कमजोर कड़ी हिंदुस्तान समझ में आता है, भारत समझ में आता है, और वो कहीं ना कहीं उसका यह है कि ये ब्रिक्स जो है ये निष्प्रभावी हो जाए, जैसे हमने नैम को निष्प्रभावी कर दिया या सार्क को निष्प्रभावी कर दिया। अब सार्क का कोई नाम लेवा नहीं है, वो हम एक किसी बहाने से करके वो पाकिस्तान में मीटिंग हम करेंगे नहीं वो। तो ये नाटो और ब्रिक्स के बीच का भी कुछ खींचतान है क्या, प्रोफेसर संतोष जी? ये खींचतान ट्रम्प और ब्रिक्स के बीच में है। इसको यूरोपियन यूनियन के देशों को इसमें न जोड़िए, क्योंकि डॉलर की जो वर्चस्व है दुनिया में, वो वर्चस्व बना रहे, उसी बात को लेकर के क्योंकि ब्रिक्स बात करता रहता है कि डॉलर हैज बीन यूज्ड बाय द यूएस एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज जो आप वहां पर यूएस ट्रेजरीज खरीद करके अपना फॉरेन रिजर्व्स रखते हैं यूएस में, उसको हड़प लेने की धमकी भी दे चुका है, ट्रम्प दे चुके हैं। इस तरीके की बातें वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको चिंता है कि ब्रिक्स कहीं डी डॉलराइजेशन की ओर अग्रसर ना हो। अब डी डॉलराइजेशन की प्रगति कुछ तो हुई है, और वो इस वजह से हुई है क्योंकि ट्रम्प इस तरीके की मूर्खतापूर्ण नीतियां अपना रहे हैं। वो दो कारणों से हाल में इस वजह से लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। एक तो कारण यह है कि जापान ने जो यूएस ट्रेजरीज यानी कि डॉलर की होल्डिंग्स जो उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की थी, उसको डंप किया और फिर उसके बाद उन्होंने यूरो और बाकी अपनी करेंसीज में उसको कन्वर्ट किया। दूसरा, चीन ने भी अपने डॉलर रिजर्व्स को कम करते जा रहा है चीन। इन कारणों से, और दुनिया के काफी देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गोल्ड में रखना चाह रहे हैं, और गोल्ड की डिमांड इसलिए दुनिया में बढ़ी हुई है। इस वजह से
ये एक बहुत बड़ा कारण है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और इसी वजह से हमारे देश में भी बढ़ा हुआ है। तो ये 2-3 जो प्रक्रियाएं हुई हैं, गोल्ड वाली प्रक्रिया तो थोड़ा ज्यादा समय से चल रही थी, इन सब की वजह से डॉलर का योगदान या भूमिका कुल दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो 70% के लगभग हुआ करता था 10-15 साल पहले, वो घट करके अब 53% हो गया है। इस बात से ट्रंप बहुत नाराज हैं और इसीलिए वो आलोचना करते रहते हैं ब्रिक्स की। आपकी बात सही है कि ब्रिक्स के जो मूल 5 देश थे जिन्होंने ब्रिक्स को बनाया, वो तो हाल में ही, अभी इस साल में ही और पिछले साल में कुछ देश जुड़े हैं, मगर ये जो 5 देश थे उनमें से सबसे कमजोर कड़ी, आपकी बात सही है कि भारत ही है। उसका कारण है, बात समझिए, कारण क्या है? क्योंकि हम सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था हैं। हम कमजोर से मतलब हम सबसे गरीब अर्थव्यवस्था हैं भाई। ये 5 ब्रिक्स देश G20 के देश हैं। G20 के देशों में हम एकमात्र ऐसे देश हैं जो लो मिडिल इनकम कंट्री हैं। बाकी देश या फिर हाई इनकम कंट्री हैं या अपर मिडिल इनकम कंट्री हैं। तो हम हैं कमजोर। तो आप डींगे चाहे जितनी मार लें, मोटी बात यह है कि जैसे आत्मजीत सिंह जी कह रहे थे, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, ट्रेडिंग पर निर्भर नहीं रहना है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। हमारे देश में 30 साल से मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, माफ करिएगा, मैं यूपीए की सरकार में 10 साल काम भी किया है जेएनयू वापस जाने के पहले। मुझे मालूम है कि तब भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी, और इस सरकार में तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नामो निशान गायब कर दिया है मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब मैं आपको ये थोड़ा सा लंबा वर्णन इसलिए हुआ चला जा रहा है क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे ब्रिक्स में कमजोर कड़ी क्यों हैं, और हम बने रहेंगे तब तक जब तक हम एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी नहीं अपनाते। और आखिरी बात ये कहूंगा मैं कि ये मौजूदा जो सरकार है उसके आने के पश्चात या उसके आने से पहले कम से कम ये तो हम कह सकते थे कि 25 साल तक मैन्युफैक्चरिंग का जो योगदान, जो भूमिका हमारी अर्थव्यवस्था में थी, वो लगभग 17% थी। हम चाहते थे 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम कह रहे थे कि हम उसको 25% ले जाएंगे। प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री भी कहते रहते हम 25% ले जाएंगे। कम से कम 2015 तक वह 16-17% बनी हुई थी। पिछले 8-9 साल में ढिंढोरा है, एक तरफ मेक इन इंडिया का ढिंढोरा है, PLI का, और दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग का जो की भूमिका हमारी GDP में है वो 17 से घट के 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, और वहीं अटकी हुई है हुजूर वाला। हमारे देशवासी को जानना चाहिए कि ढिंढोरा कुछ और असलियत कुछ। तो इसमें अगर हम घिघियाते नजर आ रहे हैं दुनिया के सामने, तो आप क्यों ताज्जुब कर रहे हैं? जी।